स्टूडेंट नहीं है उसको भी समझ आए। ये स्टार्ट, अगर आप लोग जहाँ कहीं पर आपने इसके सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है उधर आ जाए, मेरे कंप्यूटर में इधर है, ठीक है, इधर आपके पास मैनेजमेंट स्टूडियो। अच्छा, इसमें से जो न कनेक्ट होने की रीजंस होते हैं, मैंने आप लोगों को ये लैब में भी बताया कि शायद आप लोग ने अभी तक कंप्यूटर पर हाथ ही नहीं लगाया। तो इस पे एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आपका जो यूज़र, जिस यूज़र पे आप लॉगिन है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अगर उसके पास नहीं है तो आप इधर से जब इसके सर्वर को, ये मैनेजमेंट स्टूडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो इसको स्टार्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये नजर आ रहा है, यही कर ले। आपके पास एक वजह यही है, इसमें ये मिसी के लोग हो गए कि क्यों आज कुछ ज्यादा हो गए लोग। अच्छा, ये शायद अभी रन हो रही होगी। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ही है, ये यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे। तो कल एक बंदे ने मैसेज किया था, इधर आप लोग ये देख लें, यहाँ से यहाँ तक ये आपके कंप्यूटर का नेम है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर का नेम ये, क्योंकि मैंने खुद इंस्टॉलेशन नहीं की हुई थी, लैब में इन्होंने कराया था इधर लैब अटेंडेंस में, तो उन्होंने कंप्यूटर का यही नाम रखा हुआ है और मैंने चेंज नहीं किया। तो इधर आप अपने कंप्यूटर का नेम और इधर इंस्टेंस, अगर आपने यही केवल एक्सप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसका यही नेम होता है। अगर आपने उसका इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट नहीं रखा हुआ है तो फिर जो भी नया नेम है वही आप रख ले। इसको जब आप कनेक्ट कर लेते तो कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो अगर आपका यहाँ पर ये वाला गलत है तो फिर ये कनेक्ट नहीं हो सकता, एक पॉसिबिलिटी यही है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर ले, दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोग उधर गलती कर रहे हैं। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की, इधर आप लोग अपने सर्विसेज को ऑन कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज बंद होते हैं, ये वाला, ठीक है जी। सर्विस जब आप लिख लेते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। अच्छा, इधर ये आपके कंप्यूटर पे जितने सर्विसेज चलते हैं या जितने सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो वही सब इधर आपके पास है, ठीक है जी। इसमें से आप लोग एसक्यूएल को सर्च कर लें, एसक्यूएल ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस, ये इधर मेरे कंप्यूटर में ये रनिंग में है तो ये कनेक्ट होगा। आप लोग की कंप्यूटर पे ये जगह या तो खाली होगी, इधर कुछ भी नहीं होगा जिस तरह से ये खाली है, ठीक है जी, और या इधर डिसेबल होगा या कुछ और इस तरह से होगा। आप लोग इस तरह से कर ले कि इसकी ये देख ले, तकरीबन कुछ इंस्टेंसेस हैं ये वाले, इन सब को रनिंग कर ले, जिसमें भी मसला होगा तो सही हो जाएगा। रनिंग करने के लिए एग्जाम्पल ये वाला मेरे पास आप है, इस पे राइट क्लिक करके इधर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, इसमें से जो भी आपके कंप्यूटर में है मसला तो इसको ट्राई करने से हो जाएगा। एक ये वाला, ये कंप्यूटर नेम, फिर उसके बाद ये स्लैश है, उसके बाद फिर इंस्टेंस नेम, अगर आपने डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन रखी हुई है तो इंस्टेंस नेम यही होगा जो जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे कंप्यूटर में सिक्योर सर्वर एक्सप्रेस इंस्टॉल है तो इसमें यही सिक्योर सर्वर एक्सप्रेस लिखा है। सही है। सर ये एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो मेरे सिस्टम पर रन नहीं हो रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू बता रहा है। अच्छा जी, मैंने वो तीनों बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इश्यूज आपको बता रहे हैं वो मैंने तीनों बता दी। एक आपको सर्विसेज आपके ऑन नहीं होंगी, एक पॉसिबिलिटी ये सर्विस को ऑन कर लो, दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि आप एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन सर नहीं है वो तो सर वो एसक्यूएल सर्विसेज में नहीं आ रहा ना, एसक्यूएल जो है ना वो फिर सर्विसेज में नहीं है। आपने इंस्टॉलेशन नहीं की होगी। सर इंस्टॉलेशन में तो ये कह रहे हैं कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये आप अजीब सी बातें कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक। अगर आपके कंप्यूटर पे कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज देख लें, अपने कि इस पे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, कौन से वर्जन के लिए है, किस चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें आप स्क्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, स्क्योर सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चले जाओ, उधर जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेते हैं
उधर आपको ये बता देते हैं कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। विंडोज़ के लिए है, फिर विंडोज़ में कौन सी के लिए है, विंडोज 10 के लिए है, 7 के लिए, या कौन से वर्जन से हायर के लिए है। इसी तरह से लाइनक्स के लिए है, या दूसरा जो आपके पास iOS है उसके लिए है, या एप्पल के लिए है। वो तो जो जो जब आप डाउनलोड कर लेते हैं उस टाइम पे आपको बता देते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जी सर दानियाल जी समझ आ गई। सर मेरे पास विंडोज 7 है तो शायद उसी का ही मसला है। मैंने वो चेक कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे चले जाओ, उधर देख लो। सर जी उधर मिनिमम रिक्वायरमेंट सर चेक किए, वो 1 GB रैम मांग रही है और 1.4 GHz प्रोसेसर मांग रही है। तो वो तो मेरे ये तो कंप्यूटर में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गए, ये तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गए। सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स भी आपसे मांगेंगे ना। ठीक है सर, ठीक है। ये तो आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गए कि आप जो आपके पास रैम है ये इतना होना चाहिए और प्रोसेसर इतना होना चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गए। सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट्स होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, ये सब लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। आप लोग सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट ये एसक्यूएल सर्वर नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको उधर उसी साइट पे बताया जाता है कि ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं उसी को देख लेते हैं। अच्छा, ये नसीर मलिक हमारे क्लास का स्टूडेंट है। यस सर। सेक्शन ए का है कि बी का है? एक है सर। आज अजीब अजीब से बंद उसमें आ रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा इसमें सर्वर आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन है? और सर जी, और जी वो जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे? किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? वो जो रिलेशंस होते हैं अपने आपस में, जो परसों लैब में पढ़ा था सर। अच्छा जी, उसके लिए तो आपने कोई भी जो सॉफ्टवेयर है यूएमएल के, उस वक्त जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो स्टार यूएमएल के नाम से है। स्टार यूएमएल। अच्छा, मेरी स्क्रीन शायद आप लोग को नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैं दोबारा अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नो सर। तो मैं शेयर कर देता हूँ। ये मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, स्टार यूएमएल। ये नज़र आ रहा है आप लोग को? यूएमएल आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, और भी बहुत सी जगहों पे यूएमएल का, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, बहुत सी जगहों पे इसका जिक्र आ रहा है। ठीक है, मैंने इसमें बना लिया। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। सही है। ये हमारे पास केस टूल है। केस टूल का नाम सुना है जी? नो सर। अच्छा जी, नो सर। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम सुना है कि नहीं? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। अच्छा जी, चलो शुक्र है। ये चलो, इस वक्त सिर्फ सीआर के साथ डिस्कशन हो जाएगी, बाकी सारे क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। ये आप लोगों ने लैंग्वेजेस की कोर्सेज तो पढ़े हैं? यस सर। कौन सी लैंग्वेज की कोर्स पढ़ी है अभी तक? सी प्लस प्लस के सर अलावा? सी प्लस प्लस जावा। अच्छा जी, उसमें आप लोगों ने कभी फॉर्म्स बनाए? फॉर्म सर। जी। यस सर, बनाए तो थे कम्बो बॉक्स और रेडियो बटन। तो कॉम्बो बॉक्स जब आप उसको ड्रैग कर लेते थे फॉर्म पे, उसके बैक पे सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी। यस सर, यस सर। इसी को केस टूल। यस सर। अच्छा जी, पता सबको होती है, सिर्फ उसको आप लोग को बताना होता है। तो एग्जैक्टली ये यस। भी उसी तरह का केस टूल है। अगर हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं और इसी डायग्राम को फिर अगर हमने कोडिंग में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बेसिक कोडिंग है, फॉर एग्जांपल ये इस वक्त इसमें से जो क्लास डायग्राम का नाम सुना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? ये जो सुपर क्लास और सब क्लास और ये सारे कंसेप्ट होते हैं, आप उसी तरह से सुपर क्लास, सब क्लास, ये सारी चीज़ें बना ले। उसके एट्रीब्यूट्स के जो डेटा टाइप वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ बना लेते हैं। आप उसको जस्ट नेक्स्ट पे वो सारी चीज़ें कोडिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गया तो ये बात पूछते हैं उसमें से
कर लूँगा कि किस तरह से कोडिंग जनरेट होगा। अच्छा, आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। कोई और क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा जी, आज की क्लास में आप लोगों को असाइनमेंट देना जाएगा, सही है? कोशिश कर लेते हैं लास्ट में जितना टाइम मिल गया उसमें डिस्कस कर लेंगे, ना मिला तो दोबारा कनेक्ट करके आप लोग के साथ असाइनमेंट डिस्कस होगी, सही है? अच्छा जी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मॉडलिंग। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग अगर आप लोग को याद हो, जब वो डेटा मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो डेटा मॉडल्स में डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स थे। रिलेशनल डेटा मॉडल था, ईआर मॉडल था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल था, नेटवर्क डेटा मॉडल था और हायरार्किकल डेटा मॉडल। मैंने आप लोग को उस टाइम पे भी कहा था कि हम उसमें से सिर्फ दो डेटा मॉडल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक रिलेशनल डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल के तकरीबन 1 या 2 क्लासेस हो गए थे और ये आज हम ईआर मॉडल ये पढ़ते हैं, ठीक है जी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग जहन में रख लें, इसके साथ अक्सर लोग ईआरडी को मिक्स कर लेते हैं। ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम उसको कहते हैं और ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, दोनों तकरीबन आप इस तरह से समझ लें कि थ्योरेटिकली एक ही चीज़ है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये कंसेप्ट से दोबारा अब थोड़ा सा वो जो डेटा मॉडल है उसका डिफिनीशन चेक कर ले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। उसमें मैंने आपको कहा था कि डेटा मॉडल हमारे पास कंसेप्ट्स हैं जिसमें हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन और रिलेशनशिप और मीटा डेटा और ये सारी चीज़ें इसमें से डिस्कस होते हैं। तो ये ईआर मॉडल जो है ये एक्चुअली हमारे पास कंसेप्ट्स हैं और जो ईआरडी है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वो इसी कंसेप्ट्स के जो ईआर मॉडल में आपको दी गई हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ रही है? क्योंकि कंसेप्ट तो हम किसी को दिखा नहीं सकते कि कंसेप्ट क्या चीज़ है, तो कंसेप्ट को फिर हम या तो उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है या कोई डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, या रिटन में कुछ लिखना पड़ता है। तो हम उसी कंसेप्ट को अगर डायग्रामेटिकली जो ईआर मॉडल की कंसेप्ट है अगर उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लें तो फिर उसको ईआरडी कहते हैं, सही है। और अक्सर लोगों को जो डेटाबेस डेवलप कर लेती है स्टूडेंट लेवल पे उनको सबसे मुश्किल काम जो लग रही होती है वो ईआरडी लग रही होती है, ठीक है जी। क्योंकि ईआरडी से अगर आपका काम सही स्टार्ट हो गया तो फिर आपका डेटाबेस बनाना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर इधर पे आप फंस गए तो फिर मसले होते हैं। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर इसमें से ईआरडी में से जो ईआर मॉडल्स हैं उसमें से आज की क्लास में सिर्फ एंटिटीज और रिलेशनशिप्स ये दो चीज़ें डिस्कस होंगी। इसमें और भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह कल डिस्कस होंगी, ठीक है। इस वजह से इसके साथ ये लेक्चर हुआ है। ऐसा ना हो कि फिर आप लोग सिर्फ इन्हीं स्लाइड्स को पूरा ईआर मॉडल कंसिडर करें, ये पूरा ईआर मॉडल नहीं है, ठीक है, ईआर मॉडल का एक पोर्शन है इसमें। अच्छा जी, ईआर मॉडलिंग इज अ डिज़ाइन अप्रोच। ईआर मॉडलिंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच to database design that begins by identifying the important data called entities and relationships between the data that must be represented in the model. अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच है। हमारे पास जो डिज़ाइन अप्रोचेस हैं एक टॉप डाउन है और एक बॉटम अप अप्रोच है, ये दो मेन डिज़ाइन अप्रोचेस हैं। टॉप डाउन अप्रोच इसी तरह के अप्रोच होता है कि इनिशियली आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बेसिक, ठीक है, और फिर उन बेसिक चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इसी तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल ये ट्री आप लोग को याद है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, आई होप सब लोग को याद है। यस सर। अच्छा जी, इसका जो डिज़ाइन अप्रोच है ट्री का, ये भी अगर आप इसको एज ए डिज़ाइन अप्रोच कंसिडर कर लें तो ये हमारे पास क्या चीज़ होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली आप इस तरह की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, ठीक है जी। इन्होंने कह दिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट डेटा। उस इम्पोर्टेंट डेटा में क्या चीज़ है, एंटिटीज़ हैं और रिलेशनशिप्स है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल मिनिमम डेटा है। पहले आपने यही मिनिमम डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर इस मिनिमम डेटा को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लिया,
2 पोर्शंस में उसको एक्सप्लेन कर लिया, या 3 या 4 या मल्टीपल पोर्शंस में उसको एक्सप्लेन कर लिया, फिर वो हर एक पोर्शन को आपने मजीद एक्सप्लेन कर लिया। इसी तरह की अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, सही है। और जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें पहले आप डिटेल कलेक्ट कर लेते हैं, हर एक चीज़ को अलग अलग डेटा कलेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का अलग कलेक्ट कर लिया, टीचर्स का अलग कलेक्ट कर लिया, जो बाकी इस तरह के कोर्सेज है उसका अलग कलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट का अलग कलेक्ट कर लिया, फिर इन सब डेटा को कंबाइन कर लिया किसी 2 मेजर चीज़ों में, ठीक है। पर इन 2 को कंबाइन कर लिया, आपके पास सिंगल डेटाबेस बन गया। सो ये जो आप इस साइड से आते हैं इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच, सही है। लेकिन जो ईयर मॉडल है, ईयर मॉडल हमारे पास क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच। समझ आ गई टॉप डाउन और बॉटम अप की? सीआर? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा एक जी दफा सर, ये दूसरी दफा आप लोग वीडियो में कर देख सकते हैं, सही है, ये रिकॉर्ड हो गया, हो जाता है। अच्छा जी, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ, चलो उसने क्वेश्चन कर लिया। टॉप डाउन अप्रोच हमारे पास वही होते हैं कि इनिशियली हम उस पूरी डिज़ाइन का, या इस केस में हमारे पास मॉडल है, उस मॉडल की बिल्कुल नेसेसरी चीज़ों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी चीज़ें इस केस में हमारे पास ये कहते हैं कि एंटिटीज और रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। तो और फिर इसको मजीद एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ चले जाते हैं। इसी तरह के अप्रोच हम टॉप डाउन अप्रोच के, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, विद इन एक, अच्छा इनिशियली तो हमने यही बेसिक एंटिटीज, ये जो मैंने आप लोग को ये जो नेक्स्ट बुलेट से तकरीबन ये एक्सपेंड भी हो गए। हम इनिशियली यही बेसिक डेटा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। विद इन एड मोर डिटेल्स सच एज इंफॉर्मेशन यू वांट टू होल्ड अबाउट द एंटिटीज, ये देख ले, डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमने यही एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर ली। फिर उस एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उन इंफॉर्मेशन को जो कि एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के बारे में होती हैं उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। मजीद क्या चीज़ें होते हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑन द एंटिटीज, ये जो हमने इनिशियली एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर लिए थे, उन्हीं एंटिटीज पे कंस्ट्रेंट्स क्या है, उन्हीं रिलेशनशिप्स पे कंस्ट्रेंट क्या है, और उनका जो डिटेल हमने कलेक्ट कर लिया था जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उन एट्रीब्यूट्स पे कंस्ट्रेंट्स क्या, ठीक है जी। दोबारा इस स्लाइड्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ईयर मॉडलिंग हमारे पास एक टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें इनिशियली हम बेसिक डेटा एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के बारे में मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं, और उस डिटेल इंफॉर्मेशन को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं अबाउट द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप, और फिर उस डिटेल इंफॉर्मेशन और एंटिटीज और रिलेशनशिप पे जितनी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। अच्छा जी, एंटिटी टाइप्स, ये अक्सर जगहों पे आप लोग को सिर्फ एंटिटी मिलेगा, सही है, ये मैंने इधर इसी वजह से फुल लिख दिया। अक्सर जगहों पे आपको सिर्फ एंटिटी मिलेगा, उसके साथ ही एंटिटी टाइप नहीं होगा, सही है। तो जहाँ कहीं पर भी एंटिटी का टर्म आ गया या एंटिटी टाइप का टर्म आ गया तो एक ही चीज़ है, सही है। एंटिटी क्या चीज़ है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज which are identified by the enterprise as having an independent existence। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस ये इंतहाई आसान है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा। आप लोगों ने क्लास पढ़ा है, क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास पढ़ा है? यस सर। अच्छा जी, इसी के साथ जब भी आप लोग क्लास पढ़ते हैं तो क्लास के साथ डायरेक्टली एक और टर्म है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जहाँ कहीं पर भी क्लास का जिक्र होगा तो ऑब्जेक्ट का जिक्र उसके साथ मस्ट होगा। ये पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा ये क्लास और ऑब्जेक्ट समझा दें। ये ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग, अच्छा चलो जी, कोई एक बंदा बता दे, तकरीबन सब लोगों को पता है। जी अच्छा, ये दानियाल ज़ेब, चलो आप बता दो, ये मुझे सामने नजर आ रहा है।
दानियाल ज़ेब सो गया है कि नहीं, मोबाइल छोड़ के चला गया है? नहीं सर, हूँ। अच्छा, अगर है तो फिर क्लास और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? चलो जिसको पता है वो बता दे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। ये अब्दुल वदूद, व्हाट इज क्लास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं पूछ रहा हूँ, सही है? डेटाबेस में ये टर्म्स तो यूज होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों ने इधर नहीं पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़े। अब्दुल वदूद सो गया? No, sir. अच्छा, व्हाट इज क्लास? सर जी भूल गए। अच्छा जी, सब लोगों ने बैठना है, ठीक है? लेटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट जाए, एक्टिव बैठ जाए, ताकि आप लोग माइंड बिल्कुल इस क्लास की तरफ हो। अच्छा जी, चलो बस अगर आप लोग भूल गए तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग अब भूल गए हैं, लेकिन जब ये लेक्चर क्लोज हो जाए, खत्म हो जाए ये आज का, तो इसको रीड आउट करना, सही है? अच्छा, मैं अपनी मैं जी जो बताना चाहे बता दो। सर एज जनरल एग्जांपल में बताऊँ या सर जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक प्रोग्रामिंग डेफिनेशन? में हम जिस तरह से भी आप बता सकते हैं। डेटा सर जी स्ट्रक्चर के एज जन अच्छा, ये एज अ मुशाहिद जन को छोड़ दे, ये बात दूसरा बंदा थोड़ा सा वेट। है और फिर एज अ जनरल एग्जांपल में सर अगर हम देखें तो मॉडल जो है कार अगर हम ले रहे हैं तो कार में मॉडल जो है वो एक क्लास है और मेन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी रियलिटी जो मतलब कार जब आ जाए हमारे सामने तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, सही है। मतलब इंस्टेंट्स ऑफ का इंस्टेंट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं और क्लास जो उसके ब्लूप्रिंट या हम के लिए वहाँ पर अगर बेसिक डेफिनेशन में। अच्छा जी, अच्छा इसमें से फॉर एग्जांपल ये इसने जो कह दिया कि कार हमारे पास क्या है, एक क्लास है, सही है? कार हमारे पास क्लास है। इसमें से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर कार, फॉर एग्जांपल जो मेरी कार है, वो इसका एक ऑब्जेक्ट है। आप लोग में से किसी बंदी के साथ कार है तो वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी? या इस तरह से स्टूडेंट, आप लोग इस तरह से समझ दें कि स्टूडेंट हमारे पास क्लास है, ठीक है जी? उसमें से ये जो आप लोग का सीआर है वो एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जो अभी बातें कर रहा था मुशाहिद, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी? ये बातें आप लोग जितने लॉगिन हैं, हर इंडिविजुअल उसका एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट हमारे पास क्लास हो गया और इसमें से आप सब लोग उसकी ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, सही है? तो ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये अभी क्लास को भी देखते हैं। क्लास हमारे पास क्या चीज़ हो गया? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप लोग सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो ये उसका क्या हो गया? एक पर्टिकुलर स्टूडेंट उसका एक क्लास हो गया। तो इसी तरह से ये एंटिटी भी हमारे पास है। एंटिटी हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये स्टूडेंट इधर से लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हमारे पास एंटिटी है। इसमें से फिर अली एक स्टूडेंट है, वो उसका अगर ऑब्जेक्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट में आप लोग देख रहे हैं तो अली उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है जी? तो इस तरह से अली, असगर, अकबर, इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाए तो ये देख लें सबके प्रॉपर्टीज एक जैसे। अब पूरी क्लास के प्रॉपर्टीज देख लें वो सेम है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर है, हर स्टूडेंट का नेम है, हर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में पढ़ता है या सेमेस्टर है, हर स्टूडेंट का जेंडर है, हर स्टूडेंट का एज है, ये सारी चीज़ें उनके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी? तो ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं, ठीक है जी? इसका एग्जांपल ये स्टूडेंट, टीचर, पेशेंट, डॉक्टर, कार, ये सारे हमारे पास क्या है? एंटिटीज। समझ आ गई? सीआर इस चीज को समझ लें क्योंकि आगे के लिए आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक, और जहन में रख दें। बाद अक्सर जगह पे सिर्फ एंटिटी का टर्म होता है, उसके साथ ये एंटिटी टाइप का टर्म नहीं होता। अच्छा जी, एंटिटी टाइप रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड, ये जहन में रख लें, विद द सेम प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है तो फिर डिफरेंट एंटिटीज होंगी, सही है? फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर भी इंसान है और पेशेंट भी इंसान है,
लेकिन वो डॉक्टर जो इंसान है उसकी प्रॉपर्टीज और पेशेंट जो इंसान है उसके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इसी वजह से वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज होंगे, सही है। एंटिटी type represents a group of objects in the real world with same properties. अगर different properties हो गई तो फिर दो different entities हो, सही है। An entity type has an independent existence and can be objects with the physical existence. बस आपके पास इस तरह से entities होते हैं जिसका physical existence होता है, उसका कोई tangible shape होता है, और ऑब्जेक्ट्स विद द कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, बस इस तरह की चीजें होती है जो कि कंसेप्ट जस्ट होते हैं, कोई फिजिकल शेप उसका नहीं होता, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस, अच्छा ये माइक बंद कर लो, जिसका माइक है उसको बंद कर लो। इमरान का माइक ऑन है सर। इमरान कौन है, किस क्लास का? ये बी सेक्शन का तो नहीं है। ये अभी अभी सेक्शन ए का है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि एंटिटीज या तो आपके पास उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा या उसका कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है जी। फिजिकल एग्जिस्टेंस वही है कि जिसका कोई टेंजेबल शेप हमारे पास हो, और कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस वही है जिसका कोई फिजिकल शेप ना हो, मींस रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कंसेप्ट्स होते हैं जस्ट। फॉर एग्जांपल ये जो स्टाफ हो गया या स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट एक उसका कोई एक फिजिकल शेप होता है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल घर है, जमीन है, सप्लायर है जो बंदा उसको सेल आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट, अगर हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, लैपटॉप या मोबाइल, इस तरह की चीज़ें, कस्टमर जो खरीद लेता है उसका लैपटॉप का कोई पार्ट या मोबाइल का कोई पार्ट या किसी और चीज़ का पार्ट, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर लेती है, उसका कोई टेंजेबल शेप होता है। ये भी हमारे पास एंटिटीज है और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कुछ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल व्यूइंग या सेल, ठीक है, इंस्पेक्शंस, वर्क, एक्सपीरियंस, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कंसेप्चुअल चीज़ें, ये भी हमारे पास एंटिटीज, ठीक है जी। एंटिटीज में हमारे पास वही चीज़ें भी हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर लेती हैं, और वही चीज़ें भी होती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है, जस्ट कंसेप्ट्स होते हैं। अच्छा जी, जो एंटिटी के टाइप्स होते हैं, एंटिटी के टाइप्स, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और एक वीक एंटिटी। दोबारा इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अच्छा, हम तो टाइम का भी मैसेज दिया गया है 8 मिनट से पहले। एंटिटी हमारे पास क्या चीज़ थी, इसको दोबारा थोड़ा सा उधर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि दरमियान में इंटरप्शन आ जाता है। ऑब्जेक्ट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं होते हैं जिसको हम सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, तो हमारे पास क्या है, एंटिटीज हैं। अच्छा, इसके फिर एग्जांपल आपके पास है स्टूडेंट, टीचर, पेशेंट, डॉक्टर। अच्छा, और जहन में रख ले जब आप लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं जो लास्ट ईयर में हमने किया हुआ था, ये सारे एंटिटीज फिर हमारे पास टेबल्स बन जाते हैं, टेबल्स। या अगर आप लोगों ने इसी मॉडल को, ये जो ER मॉडल है उसको रिलेशन मॉडल के साथ कंपेयर करना है, तो ये सारे एंटिटीज उधर आपके पास क्या बन जाती है, रिलेशंस बन जाते हैं या टेबल्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि एंटिटीज हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगी, वो फिजिकल भी हो सकता है और कंसेप्चुअल भी हो सकता है। फिजिकल कंसेप्चुअल मैंने आपको बता दिया। ये दोनों केसेस में हमारे पास उधर जब हम डेटाबेस में चले जाते हैं तो उधर वो हमारे पास टेबल बन जाते हैं। उधर अगर आप लोग को याद तो लास्ट ईयर में उसमें हमने डॉक्टर और पेशेंट था और तीसरा ट्रीटमेंट था। वो ट्रीटमेंट हमारे पास कंसेप्चुअल चीज़ है, इस तरह की चीज़ नहीं है कि नज़र आ रही, ठीक है, उसका कोई शेप हो। लेकिन डॉक्टर का भी वो भी फिजिकल एग्जिस्ट कर लेते हैं और पेशेंट भी फिजिकल एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस एंटिटीज में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं और वीक एंटिटीज हमारे पास हो सकते हैं। ये उसके टाइप है। एक और भी है, उसको मैंने इधर हाइड किया हुआ है। अच्छा, एन एंटिटी टाइप that is not existing dependent on some other entities, इसको ये बुक से कॉपी की हुई है।
थोड़ा सा आप लोग को ये आसान कर देता हूँ। इसी तरह की एंटिटी जिसका एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस होना किसी और एंटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं, ठीक है जी। और वीक एंटिटी हमारे पास वही है जिसका एग्जिस्टेंस किसी और एंटिटी पे डिपेंड कर लेता है। अगर कोई और एंटिटी खत्म हो जाए तो जिस पे वो डिपेंड कर लेता है तो ये वीक एंटिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अच्छा, उसके लिए जो सिंबल यूज होते हैं, अच्छा ये वाला सिंबल, ये जो रेक्टेंगल वाला सिंबल है, ये एंटिटी के लिए यूज हो जाता है। ये ज्यादातर यूज हो जाता है, या पुराने जमाने से ये यूज हो रहा है तो अभी तक ये तकरीबन वो डिफेक्टिव टाइप का स्टैंडर्ड बन गया। यूएमएल में या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले कंसेप्ट है उसमें फिर ये शेप चेंज हो गई है। बहरहाल ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो शेप होता है, जिस तरह से एंटिटी का होगा उस तरह से स्ट्रॉन्ग एंटिटी का भी होता है कि हमारे पास इस तरह का रेक्टेंगल होता है। ये वीक एंटिटी का भी इस तरह का रेक्टेंगल होता है लेकिन डबल लाइन होता है। ये जब आप लोग कहीं पे डायग्राम्स को रीड आउट कर लेते हैं तो जहाँ कहीं पर भी इस तरह का डबल लाइन वाला एंटिटी आप लोग को नजर आ गया तो इसका मतलब है कि ये वीक एंटिटी है, ये उसी एंटिटी पे डिपेंडेंट है जिसके साथ उसका वो रिलेशनशिप बन गया है। सही है, वो भी आपको देखा रहता है कि कौन सी एंटिटी पे उसका रिलेशनशिप बन गया। अच्छा, इसका एग्जांपल ये बुक से एज इट इज कॉपी कर दिया। फॉर एग्जांपल ये बुक में जो एग्जांपल दिया गया है ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल है कि प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसके पास क्लाइंट्स आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। फॉर एग्जांपल वो रेंट पे घर ले लेते हैं तो भी क्लाइंट्स है, या वो खरीद ले लेते हैं प्रॉपर्टी को तो भी क्लाइंट्स होते हैं। ये कहते हैं कि ये क्लाइंट जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और उसके जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो हमारे पास वीक एंटिटी है। क्लाइंट फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा, आप मुझे कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ और मुझे घर चाहिए रेंट पे, तो मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो घर मुझे रेंट पे चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। सही है, एक रिक्वायरमेंट मेरी ये हो गई। दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल उसमें 3 बेडरूम्स हो, ठीक है, उसके साथ एक गेस्ट रूम हो, ये मेरे रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इसमें कहीं पे कारपोर्च हो, मैं उस पर गाड़ी पार्किंग की मेरे पास स्पेस हो, ठीक है जी। इसी तरह के और भी मेरे प्रेफरेंसेस होते हैं। अब ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये इस क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। अगर ये क्लाइंट एंटिटी खत्म हो गई तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। समझ आ गई? तो ये प्रेफरेंसेस हमारे पास वीक एंटिटी हो गई और क्लाइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई। अभी अगर इस प्रेफरेंसेस को खत्म भी कर ली जाए, वो प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि मेरे पास इस तरह की, मैं इन चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ, ठीक है जी, प्रेफरेंसेस को मैं कंसिडर ही नहीं करता, अगर घर चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो बस नहीं है, ठीक है जी। प्रेफरेंसेस अगर वो खत्म भी कर ले फिर भी क्लाइंट का एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। सही है। अच्छा, जो नेक्स्ट एक टाइप आप इसका कंसिडर कर लें, एसोसिएटिव एंटिटी होती है। एसोसिएटिव एंटिटी लास्ट लैब क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि एसोसिएटिव एंटिटी हमारे पास उस केस में आ जाती है जब हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो, तो उस रिलेशनशिप को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एंटिटी में और उसी एंटिटी को फिर एसोसिएटिव एंटिटी ईआर मॉडल में कहते हैं। सही है। अच्छा जी, एंटिटी अकरेंस यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी, ये तो बुक का डिफिनेशन हो गया। ये एग्जैक्टली उसी तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट का जो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट इसके लिए आपके पास एंटिटी अकरेंस होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास एंटिटी हो गया, तो उसमें से अली का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास एक एंटिटी इंस्टेंस है, ठीक है जी। या आप लोग अगर रिलेशनल मॉडल याद हो तो उसमें जो पूरा रिकॉर्ड होता है वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास एक एंटिटी इंस्टेंस हो जाता है। तो ये टाइम कम है। अच्छा, अटेंडेंस अगर किसी का नहीं लगाया गया है तो अटेंडेंस लगा ले, और अगर ये बंद हो गया तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप लोग को असाइनमेंट दूंगा। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप्स, a set of meaningful associations among entity types है। जो हमारे पास entities होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टीचर, तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर पेशेंट का मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पे एग्जांपल दिया था, तो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप इसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डायमंड वाला सिंबल, ठीक है जी। A relationship type is a set of associations between one or more participating entity types। हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है ये दो एंटिटीज के दरमियान भी हो सकता है, सिंगल एंटिटी के दरमियान भी हो सकती है, और दो से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है जी। ईच रिलेशनशिप टाइप इज गिवन अ नेम दैट डिस्क्राइब्स इट्स फंक्शंस। इस रिलेशनशिप को नॉर्मली एक इस तरह का नेम दिया जाता है जो इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जांपल उसका नेम, ये जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में समझाया था, ट्रीटमेंट, डॉक्टर जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट नाम से हमें पता चल जाता है कि ये रिलेशनशिप
का फंक्शन क्या है, सही है। अच्छा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ये जब मैं आपको डिग्री ऑफ रिलेशन समझा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि वो जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल उसमें जो डिग्री ऑफ रिलेशन था वो द नंबर ऑफ tuples in a relation is called degree of the number of attributes in a relation is called degree of relation. इधर the number of participating entities in a relationship, मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रिलेशन और रिलेशनशिप को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। रिलेशनशिप का अपना मीनिंग है इधर ईयर मॉडल में और रिलेशनशिप का अपना मीनिंग है, सही है। इस केस में ये रजिस्टर्स हमारे पास रिलेशनशिप है, इसमें 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। इसमें से ये एक लाइन को हटा दे, सिर्फ स्टॉप ब्रांच रह जाएगा, तो फिर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा हो गई तो डिग्री 4 एंड सो ऑन। इसको यूनरी, बाइनरी, टर्नरी और इनरी जिस तरह से उधर समझाया था वही इसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। कोई क्वेश्चन है इसमें इसी जगह से तकरीबन? अच्छा, अगर आप लोगों ने सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो ये एक उसका ऐड कर दिया गया विकिपीडिया, उधर से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा अभी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट होऊंगा तो उसके फिर आप लोगों को असाइनमेंट समझाऊंगा, सही है।